दोस्तों, आपने अतीत और वर्तमान को लेकर के लड़ाइयाँ देखी भी होंगी, की भी होंगी और सुनी भी होंगी। लेकिन ऐसी लड़ाई की बात करेंगे आज हम, जो भविष्य को लेकर के हो रही है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, इनका मानना है कि उनके पड़ोसी देश यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाता है तो कितना खतरा है उनके लिए। जी हाँ, एक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग को लेकर के लड़ाई चल रही है। व्लादिमीर पुतिन का एक स्टेटमेंट है, कहते हैं कि मान लो कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और नाटो अगर रसिया पर अटैक करता है तो क्या हम कैपेबल हैं नाटो को हराने में? अगर हम हार जाएंगे तो हमारी संप्रभुता जो है वो खत्म हो जाएगी, रसिया और भी कई पार्ट्स में टूट जाएंगे। 1991 से पहले, 1991 से पहले यूक्रेन के साथ साथ 15 ऐसे देश थे जो यूएसएसआर का ही पार्ट था, लेकिन राजनीतिक इंटरनल पॉलिटिकल की वजह से, इकोनॉमिकल एंड सम अदर एस्पेक्ट्स की वजह से डिसइंटीग्रेट हो गए 1991 में और 15 अलग देश का निर्माण हुआ और इस तरह से रसिया कई पार्ट्स में टूट गए। तो एक डर सता रहा है व्लादिमीर पुतिन को, और यूक्रेन को किसी भी हाल में नाटो का सदस्य नहीं बनना देना चाहते हैं। और उनका यह मानना है कि नाटो एक ऐसा देश है जो पपेट है ईस्ट वेस्ट का, अर्थात कि अमेरिका इसको यूज करना चाह रहा है नाटो के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करके और एक हथियार के तौर पे यूज करना चाहता है रसिया पे कब्जा करने के लिए, या जो भी समझिए आप। ये मेरा और आपका थिंकिंग नहीं है, ये व्लादिमीर पुतिन जी का थिंकिंग है। चलिए हम बात करते हैं यूक्रेन की। जस्ट इमीडिएट वेस्ट में जो कंट्री है रसिया का, वो यूक्रेन है। अर्लियर 1991 से पहले यूक्रेन रसिया का ही एक पार्ट था। आपको इस मैप में दो ऐसे लोकेशन दिख रहे होंगे जो रेड मार्क किया हुआ है। जी हाँ, ये दो लोकेशन आपके लोहांस एंड डॉन्स्टेक हैं। डॉन्स्टेक एंड लोहांस पे पहले से ही कुछ सेपरेटिस्ट हैं जो अलग होना चाहते हैं यूक्रेन से, और इनको सपोर्ट कर रहे हैं रसिया। ये चाहते हैं कि ये अलग हो जाए, और रसिया ने अपने तौर पर इनको रिपब्लिक स्टेट घोषित भी कर दिया है। 2014 में एक बार लड़ाई भी हुई थी यूक्रेन और रसिया के बीच में, जिसके बाद यूक्रेन को उनका एक छोटा सा पार्ट क्रीमिया को लॉस करना पड़ा, और क्रीमिया अभी वर्तमान में यूक्रेन के कब्जे में नहीं है और क्रीमिया एक रिपब्लिक ऑलरेडी बन चुका है। हालांकि यूएन का एक रेजोल्यूशन आया था, उसके बाद यूक्रेन को और क्रीमिया को एक ही माना जा रहा है, लेकिन रसिया पे इसका कंट्रोल है। अपना बैटलफील्ड एंड एयरफील्ड बना चुका है क्रीमिया पे, और क्रीमिया को यूज करता है यूक्रेन पे चढ़ाई करने के लिए। साथ ही साथ बेलारूस भी है यूक्रेन के ऊपर वाले फील्ड पे, आपको ऊपर में डायग्राम में दिख रहा होगा। तो हम बात करने वाले हैं एक एक करके कि किस तरीके से रसिया यूक्रेन पे चढ़ाई करना चाहता है और पर्पस क्या है और इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं फ्यूचर में। सो दिस इज द फ्लैग ऑफ द यूक्रेन। जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के वो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। कैपिटल कीव है यहाँ का, और नेबर कंट्री जो है यूक्रेन के, दैट आर द बेलारूस, हंगरी, मोल्डोवा, पोलैंड, रोमानिया, रशिया एंड स्लोवाकिया। चलिए हम अब रशिया की बात करते हैं, जो एशिया और यूरोप ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एक देश है रसिया। नेबर कंट्री नॉर्थ कोरिया, चाइना, नॉर्वे, फिनलैंड, यूक्रेन, कजाकिस्तान, पोलैंड, जॉर्जिया, मंगोलिया, लातविया, एस्टोनिया, अजरबैजान एंड बेलारूस, ये सब इसके नेबर कंट्री हैं रसिया के। पूरा मुद्दा समझेंगे कि क्यों हो रहा है ये लड़ाई। प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल मॉस्को है, और रशियन रूबल चलता है यहाँ की करेंसी। ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है युद्ध, रशिया वर्सेस यूक्रेन की एक दरार पैदा हो चुका है। कोल्ड वॉर से होते होते अब फिजिकल वॉर के मुद्दे पे आ चुके हैं। कुछ ऐसे लोकेशन जो काफ़ी सेंसिटिव हैं यूक्रेन के, वहाँ तक रशियन ट्रूप्स पहुँच चुके हैं और हज़ारों की संख्या में जान माल की हानि हो चुकी है। अभी तक बड़े बड़े ब्लास्ट किए जा रहे हैं। रिफाइनरी ऑयल गैस पाइपलाइन पे कब्जा कर चुका है, कई सारे पावर प्लांट पे भी कब्जा कर चुका है। रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि चेरनोबिल एक सबसे बड़ा डिजास्टर था अभी तक के हिस्ट्री में, न्यूक्लियर डिजास्टर, जो कि यूक्रेन में ही है, उस पर भी कब्जा कर चुका है रसिया। साथ ही साथ आज ही इन्होंने कुछ हाइड्रोलिक पावर प्लांट पे भी कब्जा कर लिया है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि रसिया का कभी पर्पस किसी देश पे आक्रमण करके वहाँ पे शासन करना नहीं होता है। रसिया हमेशा से किसी भी कंट्री पे आक्रमण करके उससे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उसे और भी कमजोर करने की कोशिश करता है। ये पर्पस है रसिया का हमेशा से। यूक्रेन पे अटैक जरूर कर रहा है, बट इसका पर्पस ये नहीं है कि वो उस पर शासन करे या राज करे। ऑलरेडी वार चल रहा है, और रसिया कितने तरीके से यूक्रेन पे हमला कर सकता है आप देख सकते हैं इस मैप के थ्रू। रसिया आपको तीनों डायरेक्शन से लड़ाई करने के लिए तैयार है, यूक्रेन पे चढ़ाई करने के लिए तैयार है।
एयर हो या लैंड हो या फिर वाटरवे हो, जल थल नभ, तीनों तरीके से कर सकता है आक्रमण। आप ब्लैक सी देख रहे होंगे डायग्राम में नीचे की तरफ, जो क्रीमिया से सटे हुए ब्लैक सी है हमारा, ब्लैक सी से होते हुए भी यूक्रेन चढ़ाई कर सकता है इस रसिया पे। सो दिस इज वेरी डेंजरस थिंग फॉर यूक्रेन, और यूक्रेन इस चीज को समझ नहीं पा रहा है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में भी है, या फिर कह सकते हो किसी के उकसाने की वजह से यह साहस कर रहा है कि रसिया से वो लोहा ले। और आज वर्तमान में देख रहे हैं कि क्या चल रहा है सिचुएशन यूक्रेन का। इसे सपोर्ट करने वाला अब कोई भी नहीं है। यूएसए साफ कह चुका है कि तुम हमारे नाटो के सदस्य में नहीं हो तो हम तुम्हारे इधर बैटलफील्ड नहीं जनरेट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसए और नाटो को भी डर है रसिया से, क्योंकि रसिया ऑलरेडी एक बहुत ही पावरफुल देश है। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम लोग अच्छे से। सो टेंशन ऑलरेडी राइज हो चुका है रशिया और यूक्रेन के बीच में। Former Soviet Republic, for a long time the situation began getting out of control in early 2021. In the month of January last year, Ukraine President Vladimir Zelensky argued USA President Joe Biden to let Ukraine join NATO, और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यूक्रेन चाहता है नाटो का सदस्य बनना, और यूएसए भी चाह रहा है कि बन जाए यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन इमीडिएट कंट्री है रसिया के जस्ट बाजू वाला। तो वहां पे अगर बैटलफील्ड बनाता है तो रसिया पे आसानी से वो कंट्रोल कर सकता है, सारी एक्टिविटी को देख सकता है नाटो। और नाटो के पीछे किसका हाथ है? अमेरिका का। और अमेरिका और रसिया दोनों के बीच में हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। तो ये एक पूरा सीन है। किसी भी तरीके से रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, क्योंकि नाटो के साथ एग्रीमेंट हो जाने पे दो देशों का एक गठबंधन होता है, जिससे मिलिट्री का एक्सचेंज हो सकता है, इकोनॉमिकल एक्सचेंज हो सकता है दो देशों के बीच में, अगर नाटो का सदस्य बनता है तो। यस, तो ये स्टेटमेंट जो था वो रशियन प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया, राइट। और उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट ने कुछ डिमांड रखा, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर ऐसा होगा तो अच्छा नहीं होगा, इमीडिएटली आप इसे यहां से हटाएं। यह स्टेटमेंट था व्लादिमीर पुतिन का। ओके, सो यस, दिस इज द टू स्टेट इन द यूक्रेन जिस पे अभी सेपरेटिस्ट का कब्जा है। ये लुहांस्क एंड डोनेट्स्क रसिया का जस्ट पास वाला एक यूक्रेन का ही पार्ट है ये दोनों रीजन, बट रसिया सपोर्ट कर रहा है यहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं उनको, वो रसिया सपोर्ट कर रहा है और फंडिंग भी कर रहा है, नो डाउट। यहाँ पे अपना खुद का बैटलफील्ड भी बना रखा है रसिया। ओके, तो आप देख सकते हैं क्रीमिया पे ऑलरेडी इसने कंट्रोल कर रखा है, तो क्रीमिया के साइड से भी ये एंटर कर सकता है यूक्रेन में। इधर ऊपर बेलारूस जो कि रसिया का दोस्त है, और अभी हाल फिलहाल बेलारूस में ही यूक्रेन को बुलाया जा रहा है मीटिंग करने के लिए, मुद्दा को शांत करने के लिए। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया है। वेरी सून रसिया एंड यूक्रेन आर मीटिंग एट द बेलारूस। तो रसिया हर तरीके से, हर जगह से यूक्रेन पे आक्रमण कर सकता है। देयर आर मेनी वे। So Russia has demanded that the West gives a legally binding guarantee and NATO will not hold any military activity in Eastern Europe and Ukraine also. बिल्कुल मना कर रहे हैं, यूक्रेन को बिल्कुल एंट्री करने से मना कर रहे हैं नाटो में। तो अब समझेंगे कि नाटो क्या है। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो नाटो इज द एक्रोनिम फॉर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत के दिनों में 12 देश ने मिलकर के नाटो का एस्टेब्लिशमेंट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में, जिसमें यूएस, कनाडा, यूके एंड फ्रांस बड़े कंट्री थे जिन्होंने नाटो का एस्टेब्लिशमेंट किया था। नाउ नाटो एक्सपेंशन 1997 के बाद नाटो ने एक्सपेंड किया और 15 नए देशों को अपने अंदर इंक्लूड किया। और देख सकते हैं इस मैप के थ्रू 1 2 3 4 5 ये सारे रसिया के जस्ट पास वाले ही हैं, और यही सबसे बड़ा वजह है अभी वर्तमान में जो लड़ाई चल रही है रसिया एंड यूक्रेन के बीच में, क्योंकि जो भी कंट्री 1997 के बाद नाटो को ज्वाइन किया है वो रसिया के आसपास वाले ही रीजन है। तो एक इंटेंशन पता चल पा रहा है नाटो वालों का कि रसिया के पास जाना चाहता है। यूक्रेन के अगर पास चला गया ये नाटो तो रसिया के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है नाटो, क्योंकि यूक्रेन इमीडिएट है रसिया के, इसलिए रसिया नहीं चाहता है किसी भी तरीके से यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। तो ये सारे कंट्री हैं नाटो के प्रेजेंट मेंबर। तो एट प्रेजेंट देयर आर 30 कंट्री जो नाटो के सदस्य हैं। स्टार्टिंग में जब 1949 में बना था नाटो, उस समय 12 कंट्री थे, वर्तमान में 30 कंट्री मेंबर बन चुके हैं।
असली मुद्दा यहाँ पे है। रसिया के पास वाले एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, ये सब यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में, तो ये सारे 15 अलग अलग देश बने थे। ये रसिया का एक पार्ट था। तो जाहिर सी बात है कि व्लादिमीर पुतिन की चैन जो है वह नींद जो है उड़ चुकी है। अगर यूक्रेन नाटो का बन गया तो इस बात को रसिया कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। और जो भी डेलीगेशन होगा, जो भी समझौता होगा, डेफिनेटली इस मुद्दे को बिल्कुल ध्यान पे रखा जाएगा कि किसी भी हाल पे रसिया भैया कंप्रोमाइज नहीं करने वाला है, नहीं बनने देगा नाटो का सदस्य यूक्रेन को। मिस्टर पुतिन ने कुछ डिमांड भी रखे हैं। क्या क्या डिमांड है इनका, बात करते हैं हम लोग। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट डज पुतिन वांट्स? उनका पहला डिमांड है कि नाटो को कह रहे हैं कि तुम सारे मिलिट्री को रिमूव करो हमारे आसपास के इलाके से, और तुम वापस फिर से वही मैप अपना मेंटेन करो जो 1997 से पहले था तुम्हारा। मतलब कि नाटो का जो जो कंट्री था 1997 से पहले, वहीं तक तुम अपनी मिलिट्री को सीमित रखो, तुम्हें मेरे तरफ आने की जरूरत नहीं है। राइट? सो दैट मीन्स कि पुतिन चाहते हैं कि नाटो का जो वर्चस्व है वो सिर्फ सेंट्रल यूरोप तक ही रहे, ईस्टर्न तरफ आने की जरूरत नहीं है। एंड उन्होंने एक और डिमांड रखा कि नाटो 1997 का जो बॉर्डर था उस पर रिटर्न हो जाए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हम हरगिज किसी भी कीमत पे नहीं बनने देंगे यूक्रेन को नाटो का सदस्य। कहीं ना कहीं ये मुद्दा तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे आ चुकी है, क्योंकि कुछ देश जो है वो रूस को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ पावरफुल कंट्री, यूरोपियन पावरफुल कंट्री जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द कंट्री विच आर सपोर्टिंग द रूस आर द क्यूबा, किर्गिस्तान, ईरान, चीन, तजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, अर्मेनिया, बेलारूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, एंड द कंट्री which are supporting Ukraine are the America, Denmark, Italy, Britain, France, जापान, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया, कनाडा, नीदरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। भारत की बात करते हैं तो भारत हमेशा से ऐसी चीजों में कभी नहीं फंसा है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, या अभी का जो मुद्दा है। इंडिया हमेशा तटस्थ रहने की कोशिश करता है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यूक्रेन कैसा कंट्री है, तो एक मैं रेफरेंस लेकर के आपको समझा दूं कि यूक्रेन कितना पावरफुल है और कितना टेक्निकली एडवांस है। तो 3.8% पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन है, याद रखेगा। ये 2016 का डाटा है। और अगर हम अपने देश से कंपेयर करें, मैंने अपना देश इसलिए लिया कंपैरिजन में क्योंकि हम अपने देश का हाल जानते हैं, तो हम इजीली एक रेफरेंस लेकर के जज कर सकते हैं कि यूक्रेन और कितना पावरफुल है एज कंपेयर टू अस। तो 21.9% पॉपुलेशन जो है हमारे, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और यूक्रेन का मात्र 3.8% पॉवर्टी लाइन के बिलो है पॉपुलेशन। हाँ, ये बात सही है कि हम ऐसे कंट्री हैं जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या को बियर कर रहे हैं। ऑलरेडी 135 करोड़ पॉपुलेशन हम बियर कर रहे हैं, बट जो यूक्रेन है वहाँ पे सिर्फ 40 मिलियन पीपल ही हैं। तो इस तरीके से ये संख्या बहुत कम ही है यूक्रेन के लिए। नाउ व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? अगर ये लड़ाई कंटिन्यू रहती है तो क्या डिवास्टेटिंग थिंग हो सकते हैं? हमारे आरबीआई के गवर्नर जो पहले रह चुके रघुराम राजन जी, एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कि अगर रसिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यू रहता है तो ऑयल एंड नेचुरल गैस का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। रसिया एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। रसिया जो है गेहूं का एक्सपोर्टर कंट्री है, और सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, खास करके वेस्टर्न कंट्री को, यूरोप को सप्लाई करता है रसिया। तो डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल सबका दाम बढ़ेगा अगर ये कंटिन्यू रहेगा। तो शेयर मार्केट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। अब बात करते हैं रसिया अपने मिलिट्री पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है और यूक्रेन कितना कर रहा है। तो रसिया की बात करते हैं तो लास्ट ईयर रसिया ने $61.7 बिलियन खर्च किया है अपना मिलिट्री के ऊपर में, जहां यूक्रेन की बात करते हैं तो मात्र $5.9 बिलियन यूक्रेन खर्च कर रहा है अपने मिलिट्री पे। तो ये नंबर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट? तो ये इफेक्ट दिख रहा है युद्ध में भी। ना जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी युद्ध में, वो होता है उसका एयरक्राफ्ट। अब संख्या कंपेयर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 1500 एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रसिया के पास, और मात्र 231 एयरक्राफ्ट है यूक्रेन के पास। तो यहाँ भी एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सेना में भी और उसके
आत्मबल में भी। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि व्लादिमीर जेलेंस्की है कौन, इतना डेयरिंग। भैया, ये कॉमेडियन थे। जी हाँ, जिस तरह से हमारे देश में कॉमेडी नाइट शो आता है कपिल शर्मा जी का, वैसे ही एक वेब सीरीज आया करता था, टीवी सीरियल आता था यूक्रेन में, जिसमें इन्होंने प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया एज अ कॉमेडियन। और फिर कुछ दिनों बाद ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ते हैं और जनता इनको इतना लव किया, सपोर्ट किया कि ये रियलिस्टिक में, रील से रियल लाइफ में भी प्रेसिडेंट बन गए। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर व्लादिमीर जेलेंस्की। नो डाउट ये शेरदिल हैं, भले ही वो किसी और के बहकाने और कहने से आगे बढ़ रहे हैं, बट एक जज्बा है। वो अपने देश को नहीं छोड़ा। ऑलरेडी कीव राजधानी तक पहुंच